बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद बाबर गर्देजी। आप सबको वेलकम करता हूं ऑन बीईसी चैनल के ऊपर। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के हवाले से। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है ऑन अ स्पेसिफिक डेट को, कि आप देखते हैं कि हमारे एसेट्स कितने हैं, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के कितने हैं और उनको फाइनेंस कैसे किया गया है थ्रू करंट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटीज से। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट होती है जो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल कंडीशन फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको बता रही होती है, जिसमें आपकी सेल्स, एक्सपेंडिचर, आपकी अर्निंग, तमाम चीज़ें जो है वो डिटेल से उस टाइम पीरियड को कवर कर रही होती है। आपकी इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को देख रही होती है। तो आज हम देखेंगे कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, किस किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, तो वो उसमें बेसिकली हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का जो स्टेटमेंट के एनालिसिस होते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस, उनका पर्पस जो है हम देख रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कारोबार की लिक्विडिटी और एफिशिएंसी को, उसकी सॉल्वेंसी को देख रहे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे होते हैं और ग्राउथ को देख रहे होते हैं हम, कि हमारी ग्राउथ किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमारे शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको रिटर्न ऑन इक्विटी किस तरह मिल रहा है। तो जब हम देखते हैं कि एनालिसिस की हवाले से बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बाय मेथड टू वे से वर्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर सकते हैं। वर्टिकल एनालिसिस क्या है? इट इज़ अ टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई हाउ द कंपनी हैज़ अप्लाइड इट्स रिसोर्सेज एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन इट्स रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर हमारी जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें तमाम एलिमेंट्स, इनकम और एक्सपेंडिचर, उनको हम परसेंटेज ऑफ टोटल सेल के हिसाब से हम उनको नोट करते हैं वर्टिकल एनालिसिस के अंदर। और जितने भी आपके एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और शेयर होल्डर इक्विटीज़ हैं, वो एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट के हम वहाँ पे शो कर रहे होते हैं। यानी कि आपका एसेट जो है उनकी परसेंटेज से, अगर एसेट को हम 100% रखते हैं तो हम देखेंगे करंट एसेट 100% के हिसाब से, टोटल एसेट के हिसाब से हमारे कैश कितनी है, इसी तरह से लिक्विड एसेट्स कितने हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, तो तमाम आइटम को हम अपने करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, ऑनर इक्विटीज़, उन सब को हम टोटल एसेट्स के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो वर्टिकल एनालिसिस होते हैं। अंडर द वर्टिकल एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेजर द quantities relationship of the various item in the financial statement on a particular period। इसी तरह से हमारे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपेयर्ड विद सेवरल ईयर एंड बेस्ड ऑन दैट अ फर्म मे टेक डिसीजन। नॉर्मली ये होता है कि इसमें हम हॉरिजॉन्टली हम डिफरेंट ईयर को ले लेते हैं। एक ईयर को हम बेस ईयर कंसीडर करते हैं, उसको एज ए 100% हम रख रहे होते हैं, और बाकी उनसे आने वाले जो ईयर होते हैं उनको हम देख रहे होते हैं कि उनमें उस बेस ईयर के मुकाबले में कितने % इंक्रीज या डिक्रीज इसके एसेट, लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। अब अगर हम देखते हैं कि टेक्निक्स के हिसाब से अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की टेक्निक्स देखें तो वो क्या क्या हैं, तो उन टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं हम। टेक्निक्स में कंपैरेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, कि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि हम ऐसे एनालिसिस होते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग हमारी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को और बिजनेस कंसर्न को एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान हम इनको देख रहे होते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड करके 3 मंथ, 6 मंथ पीरियडिकली हम परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं। इनको हम हॉरिजॉन्टल बेसिस पे भी और वर्टिकल बेसिस के ऊपर भी, दोनों के ऊपर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हम वर्टिकल भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। इसी तरह आपकी कंपैरेटिव
बैलेंस शीट एनालिसिस जो है उनमें भी हम इसी तरह से यही टेक्निक अपनाते हैं कि इसमें एनालिसिस हम करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि रियल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न क्या है, एज वेल एज हाउ द एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल आर प्लेस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो स्पेसिफिक पीरियड यानी इन 3 मंथ को हम प्रीवियस 3 मंथ्स के साथ कंपैरिजन करते हैं और उनमें हम देख रहे होते हैं। ये भी उसी तरह से हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बेसिस के ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं। देन ट्रेंड एनालिसिस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एक ये भी वे है, ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू भी हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस। इसमें भी हम परसेंटेज रिलेशनशिप ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द स्टेटमेंट विद द कॉमन वैल्यू ऑफ 100%। 100% के हिसाब से हम परसेंटेज रखेंगे और तमाम आइटम को हम जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है उनमें हम ट्रेंड चेक करेंगे कि कितने परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ट्रेंड एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड रिलेशनशिप विद वेरियस आइटम विच अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज परसेंटेज में आल्सो बी टेकन एज इंडेक्स नंबर showing relative change in the financial information resulting with the various period of time। तो आप इन एनालिसिस को मेजर आइटम की परसेंटेज यानी ट्रेंड वाइज हम देखेंगे कितने परसेंट इंक्रीज करंट एसेट में हुआ है, कितने परसेंट इंक्रीज आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में हुआ है, इसी तरह से आपकी ऑनर इक्विटीज़ में लॉन्ग आपके जो डेट्स हैं उनके अंदर इन्वेंट्री के अंदर इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है। तो मेजर जो इंक्रीज डिक्रीज हमारी हो रही होती है वो हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, किस हिसाब से चीज़ों में इजाफा हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा आएगा कॉमन साइज एनालिसिस। Another important financial statement analysis technique are common size analysis, in which figures reported as converted into percentage to some common base। एक कॉमन ईयर हम ले लेंगे तो उसको हम उसकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट एक्सप्रेस अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। उसी तरह से यानी बैलेंस शीट की आइटम जो होंगी वो आपके टोटल एसेट के हिसाब से आप उनको डिनोट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को आप सेल परसेंटेज ऑफ सेल के हिसाब से आप देखेंगे और कॉमन साइज एनालिसिस आप इनसे करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि आपकी बेस वैल्यू वो 100% होगी और परसेंटेज के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि आपके एनालिसिस किस पैटर्न के ऊपर जा रहे हैं। अब हमारी आ जाती है इसके बाद जो टेक्निक है वो उसमें रेशो एनालिसिस है। रेशो एनालिसिस एक मेजर आपकी एक बेंचमार्क है जिनसे हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और फाइनेंशियल पोजीशन और कंडीशन को फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड हम देखते हैं। हम इंटरनली और एक्सटर्नली इंडस्ट्री में हम कंपैरिजन करते हैं इन चीज़ों के साथ जो कि हमारी जिसके लिए हमारे पास 3-4 मेजर जो है वो रेशोज़ के अंदर हमारे पास बेंचमार्क हैं, जैसे लिक्विडिटी रेशो है, एक्टिविटी रेशो है, सॉल्वेंसी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। लिक्विडिटी रेशो आपकी ये बेसिकली इंडिकेट करती है एबिलिटी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कि वो शॉर्ट टर्म के अंदर अपनी फाइनेंशियल ओब्लिगेशन कितने जल्दी पे कर सकता है। इसी तरह से एक्टिविटी रेशो आपकी, इसको टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, ये रेशो मेजर करती है आपकी एफिशिएंसी ऑफ करंट एसेट एंड लाइबिलिटीज इन बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये देख रहे होते हैं कि कन्वर्जन किस तरह से कितने इफेक्टिव और एफिशिएंटली हो रही होती है एक्टिविटी रेशो के अंदर। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर इसको हम लीवरेज रेशो भी कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न को मेजर कर रही होती है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के प्रॉफिट मार्जिन, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मेजर करती है कि प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एक स्पेसिफिक बिजनेस कंसर्न की क्या है। तो ये इन रेशोज़ के थ्रू हम चेक कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे कि लिक्विडिटी रेशो के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हमारी लिक्विडिटी रेशो के अंदर मेजर 3 आपकी आइटम होती हैं जिनमें करंट रेशो है, क्विक रेशो है और एसेट कैश रेशो या एसेट ट्रस्ट रेशो। करंट रेशो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास करंट रेशो निकल आती है। क्विक एसेट रेशो में से हम इन्वेंट्री को करंट एसेट से निकाल दें तो डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज़ करें तो क्विक रेशो है। और कैश में हम अकाउंट रिसीवेबल को भी निकाल देते हैं, यानी कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहते हैं और उनको करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये हमारी कैश रेशो आ जाती है। तो ये 3 लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी रेशोज़ के बाद नेक्स्ट हमारी आती है टर्नओवर रेशोज़। टर्नओवर रेशो एनालिसिस में हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एनालिसिस है। इन्वेंट्री टर्नओवर बेसिकली रिलेट करती है कि इन्वेंट्री टू सेल और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इन्वेंट्री टर्नआउट किस तरह से हो रहा है हमारा। तो ये क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारी शो करती है नंबर ऑफ टाइम द इन्वेंट्रीज आर रिप्लेनिश विद इन वन अकाउंटिंग साइकिल के एक अकाउंटिंग साइकिल के अंदर कितनी दफ़ा इन्वेंट्री हमारी और टर्न आउट हुई है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और वो आपकी फिनिश प्रोडक्ट तैयार होके सेलिंग तक पहुंच गई है और सेल आउट रेवेन्यू तक पहुंच गई है। तो ये पूरा साइकिल जो है बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल दोनों को ये शो कर रही होती है आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जितनी ज़्यादा हायर टर्नओवर इज़ डिज़ायरेबल एज इट इज़ आल्सो रिफ्लेक्टेड द लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेंट्री। ये आपकी यानी लिक्विडेशन को भी शो करती है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो जितनी इसकी ज़्यादा ये रेशो होगी वो ये शो करेगी कि आपकी इन्वेंट्री जो है आपका स्टॉक जो है वो लिक्विड पोजीशन में है और वो टर्न आउट हो रहा है जल्द अज जल्द सेल के अंदर। तो ये नंबर ऑफ डेज़ के अंदर हम इसको शो करते हैं। नेक्स्ट हमारी है इन्वेंट्री टर्नओवर के बाद हमारा नेक्स्ट आता है आपकी रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर भी उसी तरह होती है कि आपके एनुअल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 365 डेज जब हम करते हैं तो हमारी रिसीवेबल टर्नओवर हमारे निकल आते हैं। एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एनुअल सेल मल्टीप्लाई बाय 365 डेज हम करते हैं तो डेज़ के अंदर डायरेक्ट निकल आती है। नॉर्मली तो रिसीवेबल टर्नओवर एनुअल सेल डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल, और जब ये निकल आती हैं तो फिर हम एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं 365 डिवाइडेड बाई एनुअल टर्नओवर जो रिसीवेबल टर्नओवर होता है। तो इसका शॉर्ट फार्मूला ये होता है कि एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाई एनुअल सेल मल्टीप्लाई बाई 365 डेज। तो ये आपकी रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है ये शो करती है बेसिकली आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड शो करता है कि आपके रिसीवेबल कितने जल्दी वो कन्वर्टेड इनटू कैश होते हैं। तो ये भी आपका एक प्राइम एलिमेंट होता है आपके कैश साइकिल के अंदर और आपके ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। तो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज और रिसीवेबल इन डेज जब हम करते हैं तो ये आपका टोटल जो है ऑपरेटिंग साइकिल होता है। इस साइकिल में से जब हम पेबल टर्न जो आपकी पेबल टर्नओवर इन डेज होती है उसको जब निकालते हैं तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाता है। यानी कैश साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल दो डिफरेंट होते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपके रिसीवेबल और आपके इन्वेंट्री टर्नओवर ये दो पोर्शन होते हैं। इन दोनों को ऐड ऑन करें तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल होता है। और जब इनमें से आप पेबल टर्नआउट पीरियड को आप जब लेस कर देते हैं तो आपका कैश साइकिल का कैश साइकिल जो है कैश कन्वर्जन साइकिल ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर बेसिकली इंडिकेट करती है कि आपके एसेट जो है आपकी फर्म के एसेट कितने एफिशिएंट और इफ़ेक्टिवली वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और रिटर्न जनरेट कर रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये एक आपका इम्पॉर्टेंट और कॉम्पिटेंट किस्म की आपकी एक एनालिसिस है कि जो शो करते हैं कि आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कंपनी की टोटल एसेट जो रेवेन्यू जनरेशन के अंदर उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है और कितना जितनी ये इंक्रीज होगी इंक्रीज रेशो ओवर द ईयर में शो दैट विद एन एडिशन ऑफ एसेट्स the company has been able to generate incremental sales in greater proportion। तो ये चीज़ शो करती है आपकी कि आप अगर आपके एसेट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और वो रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं तो अगर आप एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीमेंटल सेल्स के अंदर एक ग्रेटर आपको एज प्रोवाइड करेगी। इसी तरह फिक्स एसेट टर्नओवर है तो नेट सेल डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। तो
तो ये हमें बता रहे होते हैं कि आपके रेवेन्यू जनरेशन के अंदर फिक्स एसेट कितने एक्टिवली और कितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो ऑपरेट कर रहे हैं। इसके बाद हमारी आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और नेट प्रॉफिट मार्जिन है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मीन हम ये देख रहे होते हैं कि हमारी जो रेवेन्यूज़ हैं, जो हमारी सेल हुई है, उसके ऊपर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर निकाल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल करते हैं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमें सेल के ऊपर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है। और जब उसमें से हम इंटरेस्ट और टैक्स लेस करके, तो जब नेट प्रॉफिट आ जाता है, तो उससे जब नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल करते हैं तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा निकल आता है। तो इससे ये चीज़ इंडिकेशन ये होती है कि हम ये देख रहे होते हैं कि जो हम सेल कर रहे हैं, जो रेवेन्यू जनरेट सेल रेवेन्यू की जनरेशन हो रही है, इसमें नेट हमें मार्जिन हमारे लिए क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी सेल को इंक्रीज़ करे तो उसे ग्रॉस प्रॉफिट का कितना मार्जिन आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना मार्जिन आ रहा है और नेट प्रॉफिट के अंदर कितना मार्जिन आ रहा है। नेक्स्ट हमारी सॉल्वेंसी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो है। डेट टू इक्विटी रेशो में बेसिकली इसको हम लिवरेज रेशोज भी कहते हैं। इसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारी इक्विटी और डेट का पोर्शन क्या है। जो डिज़ायरेबल पोर्शन होता है वो 60-40 होता है, यानी कि आप 60% तक आप डेट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, 40% तक आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग होनी चाहिए, ये एक डिज़ायरेबल होता है। लेकिन ये रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, बेसिकली ये शो कर रही होती है कि आपकी बैलेंस शीट की जो पोर्शन लाइबिलिटी और इक्विटी फाइनेंसिंग वाली साइड है, तो कितना पोर्शन आपका फाइनेंसिंग यानी डेट फाइनेंसिंग कितनी हुई है और इक्विटी फाइनेंसिंग आपके रिसोर्सेज के लिए जो एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, उनमें डेट का पोर्शन और इक्विटी का पोर्शन आपस में क्या है। इसके बाद हमारी आ जाती है रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी और ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल। बेसिकली नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस के जो आप डेट के ऊपर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उन दोनों को ऐड ऑन करके आप देखते हैं कि टोटल कैपिटल के साथ रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल आपका क्या आ रहा है। इसी तरह रिटर्न ऑन टोटल इक्विटी के नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी, एवरेज टोटल इक्विटी, जिसमें प्रेफर्ड स्टॉक और आपके कॉमन स्टॉक दोनों होते हैं। तो हम ये देख रहे होते हैं कि टोटल जो इक्विटी है उसके ऊपर हमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने इफेक्टिव और एफिशिएंट वे से ऑपरेट करके तो वो रिटर्न किस तरह से जनरेट कर रही है। इसी तरह से जो रिटर्न ऑन ऑनर इक्विटी है, ये बेसिकली आपका वो पोर्शन होता है जो कॉमन स्टॉक होल्डर के लिए होता है। तो नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी, तो यही असल में रिटर्न ऑन इक्विटी होती है। और इसको हम आगे देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसको मज़ीद एलेबोरेट कैसे किया जा सकता है। एक इसको एलेबोरेशन के लिए एक डू पॉइंट हम उसे कहते हैं, जिसमें कि मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी बराबर होता है आपकी नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी। अब नेट इनकम और कॉमन इक्विटी बराबर होते हैं नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय नेट सेल डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी। तो नेट सेल आपस में दोनों खत्म हो गए, नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी है। अब ये कहते हैं कि नेट सेल और कॉमन इक्विटी कैसे आते हैं। तो नेट सेल और कॉमन इक्विटी किस प्रोपोर्शन से निकलते हैं, सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट और टोटल एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये सेल डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डू पॉइंट के अंदर वो इनको मज़ीद एलेबोरेट कर रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी आपकी बराबर होती है प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लीवरेज है। इसको हम लेटेस्ट इसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इक्विटी मल्टीप्लायर कहते हैं हम इसको, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी। तो ये नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल मल्टी यानी आपका प्रॉफिट मार्जिन और टोटल एसेट मार्जिन, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको ओवरऑल अगर आप बिज़नेस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को देखना चाहें तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इनको इकट्ठे यानी इक्विटी मल्टीप्लायर के साथ मिला के देखो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो फंक्शन है आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन का, टोटल एसेट टर्नओवर और आपके इक्विटी मल्टीप्लायर का। तो ये हमारी शो करती है आपकी ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा होता है कॉमन स्टॉक होल्डर को, और इसमें आपके तमाम स्टेक होल्डर